Hello students, in today's lecture on alternating current we shall discuss transformer. Transformer, as you all know, it is used in our daily life. आपने जगह जगह ट्रांसफार्मर देखा होगा. आपने देखा है कि एक पावर स्टेशन जो होता है जहाँ से हमारे घरों तक बिजली आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, तो उस पावर स्टेशन में आपने बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे हुए देखे होंगे. आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती है, जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर आता है, जो एसी से पहले आप जोड़ते हो या टेलीविज़न से पहले भी हम पहले जोड़ते थे वोल्टेज स्टेबलाइजर, उसके अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है. डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और इसके यूजेज के बारे में हम आगे जानेंगे. लेकिन उससे पहले जान लें कि ये ट्रांसफार्मर होता क्या है. देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफर करता है. ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है. किसको? वोल्टेज को. ट्रांसफॉर्मर यानी ट्रांसफॉर्म करता है. यदि ई आर को हटा दें तो ये शब्द रह जाएगा ट्रांसफॉर्म. तो ट्रांसफॉर्म करता है, ये वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है. यानी लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है. ट्रांसफॉर्म करता है. कौन? ट्रांसफॉर्मर. सो ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. कैसी डिवाइस है ये? इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज यूज टू चेंज और ट्रांसफॉर्म द एसी वोल्टेज. जो एसी वोल्टेज को चेंज करने का मतलब है कि लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में और हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलने के लिए जिस इलेक्ट्रिकल डिवाइस का हम यूज करते हैं उसे ट्रांसफॉर्मर कहते हैं. सो ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू चेंज और ट्रांसफॉर्म द एसी वोल्टेज एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है इसका ट्रांसफॉर्मर का, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. हमने ऑलरेडी म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है. म्यूचुअल इंडक्शन में हम दो कॉइल्स की बात करते हैं जो पास पास में रखी हुई होती हैं. जैसे कि एक कॉइल ये है मान लीजिए, और इस कॉइल के पास में एक दूसरी कॉइल में रख देता हूँ, ये दूसरी कॉइल रख देता हूँ. तो जब फर्स्ट कॉइल में हम करंट में चेंज करते हैं तो इसके पास में रखी हुई कॉइल नंबर 2 में फ्लक्स में चेंज आता है और उस वजह से कॉइल 2 में करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो जब एक कॉइल के कारण दूसरे कॉइल में या दूसरे कॉइल के कारण पहले कॉइल में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इस प्रोसेस को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. तो ट्रांसफार्मर में भी दो कॉइल होती है जो कि पास पास रखी होती है ट्रांसफार्मर में. इसलिए ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है ये क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन. ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. सो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है. ये मैंने आपको बताया. अब देखिए, ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं. एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. जैसा नाम है वैसा इसका काम है. स्टेप अप मतलब एक स्टेप ऊपर, सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ रहे हो, ऐसे कह सकते हो. ठीक है. और स्टेप डाउन का मतलब सीढ़ियों पर आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो वो स्टेप डाउन होगा. वो क्या होगा? स्टेप डाउन होगा. ठीक है. तो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. तो स्टेप अप मतलब एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है. ए ट्रांसफार्मर विच चेंजेस लो एसी वोल्टेज इनटू हाई एसी वोल्टेज. जो लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं. लो को हाई में बदल रहा है, इसका मतलब वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब इट इंक्रीजेज द एसी वोल्टेज. तो जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं. स्टेप डाउन मतलब डिक्रीज कर रहा है. तो जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं. इसमें ये जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है. हाई एसी वोल्टेज को किस में बदलता है? लो एसी वोल्टेज में बदलता है. तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर हुए,
स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो एसी वोल्टेज को हाई एसी वोल्टेज में बदलता है, यानी वोल्टेज को बढ़ाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में बदलता है, यानी वोल्टेज को डिक्रीज करता है। अब हम चलते हैं कि ट्रांसफार्मर को बनाते कैसे हैं, कंस्ट्रक्शन क्या है इसका। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लें थोड़ा। कंस्ट्रक्शन, ए ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल, यानी ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं। दो कॉइल होती है, कितनी कॉइल होती हैं? दो कॉइल होती हैं, ध्यान रखिए। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, दो कॉइल से मिलकर के एक ट्रांसफार्मर बनता है। मतलब ये समझ में आना चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बताया कि ये ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमेना में हमारे पास दो कॉइल होती हैं, दोनों कॉइल एक दूसरे के नेबरहुड में रखी हुई होती है। तो ट्रांसफार्मर में दो कॉइल होती हैं, दो सेट्स ऑफ कॉइल होते हैं, यानी दो कॉइल होती हैं जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं, एंड दे आर बाउंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। और ये दोनों कॉइल जो है किसी एक आयरन कोर पर बाउंड होती है, और इसको बाउंड करने के दो तरीके हैं, यानी हम ट्रांसफार्मर को दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन है वो दो तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर पर जो हमने वायर कॉइल, जिसको आप कह रहे हो कॉइल को जो बाउंड किया है, वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक पहला जो तरीका है कॉइल को बाउंड करने का सॉफ्ट आयरन कोर पर, आप जानते हो सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बनाते हैं, आप ध्यान कीजिए। तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर हम कॉपर वायर की बाइंडिंग्स को बाउंड करते हैं, यानी कॉइल्स को बाउंड करते हैं। इस तरीके से दो तरीके से बाउंड कर सकते हैं। पहले तरीके में हम एक कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल रखते हैं, वन ऑन द टॉप ऑफ अदर, यानी एक कॉइल बाउंड कर दी, फिर उसके ऊपर दूसरी कॉइल बाउंड करते हैं, जैसे कि हम आगे फिगर में देखेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर इज मेड अप ऑफ लेमिनेटेड शीट। अब जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो लेमिनेटेड शीट से बनी होती है, वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, यानी एक के ऊपर एक सीट रख करके बनाया जाता है ये ट्रांसफार्मर। आपने देखा होगा जब किसी आप डिवाइस में देखिए, स्टेबलाइजर वगैरह में खोल करके देखिए, यहाँ जो चार्जर होता है उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर को डिफरेंट पतली पतली प्लेट्स को एक के ऊपर एक रख करके बनाया जाता है। पतली पतली प्लेट्स को एक के ऊपर एक रख करके पाइल ऑफ प्लेट्स बनाया जाता है। जैसे कैरम में पाइल ऑफ कैरम्स बनाते हैं ना, कैरम कैरम में जो कॉइन्स होते हैं, कैरम कॉइन को एक के ऊपर एक रख के हम कैरम पाइल्स बनाते हैं, वैसे ही ट्रांसफार्मर में हम आयरन कोर को रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का आयरन कोर ले लेते हैं और उसको बीच में से उसमें होल कर देते हैं। यानी देखिए, यदि हम पूरा मेटेलिक सरफेस लेंगे तो एडी करंट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम बीच में होल कर देते हैं, बीच में से आयरन को हटा देते हैं, एरिया कम कर देते हैं। तो एक के ऊपर एक आयरन प्लेट को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, यानी पाइल ऑफ प्लेट्स बना देते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जा सकता है। देखिए, हम देखते हैं डायग्राम के जरिए। ट्रांसफार्मर को दो तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। पहला तरीका जानिए। पहले तरीके में हम ट्रांसफार्मर को देखिए कैसे डिजाइन करते हैं। इस तरीके से एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ये सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया इस स्ट्रक्चर का, और इसमें मैंने क्या किया, इस सॉफ्ट आयरन को, ये पूरा आयरन का है, इसमें मैंने इसके एडी करंट्स को कम करने के लिए यहाँ पर एक स्लॉट कट कर दिया और एक स्लॉट यहाँ पर कट कर दिया। एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें स्लॉट्स कट कर देते हैं, यानी दो विंडो बना दिए एक तरह से। ठीक है, और ये पूरा सॉफ्ट आयरन कोर है। ये क्या है बेटा, सॉफ्ट आयरन कोर है, ये पूरा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। और सॉफ्ट आयरन कोर पर, सॉफ्ट आयरन कोर में से हमने क्या कर दिया, स्लॉट्स कट कर दिए, स्लॉट्स कट कर दिए हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से शेड कर लेना, इसको अच्छे से शेडिंग कर लेना। ठीक है, तो ये स्लॉट्स कट कर दिए हमने किसमें, सॉफ्ट आयरन कोर में। और फिर अब क्या करेंगे, अब हम एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेंगे और उस कॉपर वायर से हम दो कॉइल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉइल बनाएंगे। ठीक है, प्राइमरी एक कॉइल, दो कॉइल बनाएंगे, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल का मतलब क्या होता है, इनपुट कॉइल होता है, और सेकेंडरी कॉइल को हम आउटपुट कॉइल भी कहते हैं। ये नाम भी ध्यान रखिएगा। प्राइमरी कॉइल इज ऑल्सो नोन एज इनपुट कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट कॉइल। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा इन बातों को।
प्राइमरी कॉइल को इनपुट कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को आउटपुट कॉइल भी कहते हैं। और इस तरीके से ये देखिए मैंने इस तरीके से आप ठीक से शेडिंग कर लीजिएगा। तो एक सॉफ्ट आयरन कोर लिया और उसकी मैंने शेडिंग कर दी, ठीक है। अब क्या किया, मैंने एक कॉपर वायर लिया और उस कॉपर वायर को देखिए एक कॉइल यहाँ से लिया और इस लिम्ब पर, ये जो कॉमन लिम्ब है इस पर इस तरीके से बाउंड कर दिया, इस तरीके से बाउंड कर दिया कॉपर वायर को। तो ये जो कॉइल बनी बेटा, जो ग्रीन कलर से मैंने बनाई है, ये मैंने कह दिया, इसको क्या कह दिया, प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल कह दो इसको, प्राइमरी कॉइल। यहाँ केवल प्राइमरी भी कह देते हैं बेटा, केवल प्राइमरी भी लिखते हैं प्राइमरी कॉइल, या इनपुट कॉइल भी कह सकते हो आप, इनपुट कॉइल, ठीक है। यहाँ केवल प्राइमरी या इनपुट कह सकते हो, ठीक है। मान लीजिए इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन पी, पी का मतलब प्राइमरी और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, यानी एन पी क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ठीक है, इन प्राइमरी। प्राइमरी मतलब प्राइमरी कॉइल के अंदर, यानी इनपुट कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब सेकेंडरी कॉइल बना लेता हूँ, एक दूसरी कॉइल और बनाऊंगा, ठीक है। अब दूसरी कॉइल को भी इसी लिम्ब पर, ये कॉमन लिम्ब है, इस लिम्ब पर आपको बाउंड करना है, ठीक है। इस लिम्ब पर आप बाउंड कीजिए। अब ये देखिए ये जो टर्न आ रहे हैं ना, इनको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये 2 टर्न का मैंने एक कॉइल बना दिया मान लीजिए, ठीक है। अब एक कॉपर वायर और लिया और उससे इस तरीके से बाउंड करके मैंने एक दूसरा कॉइल बना दिया, ये देखिए दूसरा कॉइल बना दिया, ठीक है। अब डायग्राम में तो आपको ये एक दूसरे से कांटेक्ट में नजर आ रही हैं, लेकिन ये वेल इंसुलेटेड होती हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर होती हैं, ठीक है। ये वेल इंसुलेटेड होती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये इसमें नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल में मान लीजिए NS है, तो ये क्या है, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, जिसको और क्या नाम दे देते हैं, आउटपुट कॉइल, आउटपुट कॉइल भी नाम दे देते हैं, या सिंपली सेकेंडरी भी कह देते हैं। और यहाँ पर NS जो है, NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, NS हैं, समझ गए। एक तरीका तो ये है। तो आयरन कोर लिया, आयरन कोर लेने के बाद हमने एक कॉपर वायर के जरिए बाइंडिंग की, ये प्राइमरी कॉइल बना दी और ये सेकेंडरी कॉइल बना दी। अब ये स्टेप अप बनेगा या स्टेप डाउन बनेगा, ये तो डिपेंड करेगा बेटा किस पर। यदि आप कहते हो कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मर कौन सा बन जाएगा, स्टेप अप बन जाएगा। और यदि आपने प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे हैं और सेकेंडरी में कम रखे हैं, तो उस केस में ये ट्रांसफॉर्मर बन जाएगा स्टेप डाउन, ठीक है। जब सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली वो लो वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदलेगा। कौन, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बनेगा, जो कि लो वोल्टेज को हाई AC वोल्टेज में बदलेगा। और यदि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखे हैं, सेकेंडरी में कम रखे हैं, तो हाई AC वोल्टेज को ये लो AC वोल्टेज में बदल रहा है, इसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई, ये इस तरीके से हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक आयरन कोर लिया बेटा, और आयरन कोर पर हमने क्या कर दिया, आयरन कोर पर हमने क्या कर दिया, ये स्लॉट्स कट कर दिया। अब स्लॉट्स क्यों कट किए हैं आप समझ गए होंगे, एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए। क्योंकि हमने एडी करंट्स के केस में देखा था कि जब एक मेटल ब्लॉक लेते हैं तो एक बड़े मेटल ब्लॉक में तो एडी करंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसका एरिया कम करने के लिए हम उसमें स्लॉट्स कट कर देते हैं। इसके अलावा और काम भी करते हैं। ये जो आयरन कोर ली है ना बेटा, इसको लेमिनेट कर देते हैं, ऊपर पेंट कर देते हैं, लेमिनेटेड बना देते हैं इसको। फिर एक के ऊपर एक आयरन कोर को रखते चले जाते हैं, इसी के ऊपर दूसरा आयरन कोर, तीसरा आयरन कोर, ऐसे रखते चले जाते हैं। अब एक के ऊपर एक रख के पाइल ऑफ प्लेट्स बना लेते हैं, लेकिन एक के ऊपर जो दूसरा प्लेट आपने रखा है उनके बीच में हम कार्डबोर्ड और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कार्डबोर्ड, जिससे कि एक प्लेट का एडी करंट दूसरी प्लेट के साथ ज्वाइन ना हो पाए। आपने देखा होगा, ट्रांसफर नहीं देखा है तो देखना आप कि डिफरेंट प्लेट्स के बीच में क्या लगा रहता है, कागज का गत्ता लगा रहता है, कार्डबोर्ड। क्यों लगा रहता है, क्योंकि एक प्लेट का एडी करंट कहीं दूसरी प्लेट के एडी करंट से ज्वाइन ना हो जाए। यदि ऐसा हो गया, एक प्लेट का एडी करंट दूसरी प्लेट के साथ ज्वाइन हो गया, ऐड हो गया, तो एडी करंट स्ट्रांग हो जाएंगे और उस केस में एनर्जी लॉस ज्यादा हो जाएंगे। तो हमारा जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं फेल होता नजर आएगा। तो एक तरीका तो ये है ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने का, कंस्ट्रक्ट करने का। दूसरा जो तरीका है ट्रांसफार्मर को डिजाइन करने का, देखिए वो क्या है, बाउंड वायर को बाउंड कीजिए, कॉपर वायर को ऑन सेपरेट लिम्स।
अभी हमने कॉमन लिम्ब पर, इनको हम लिम्ब कहते हैं बेटा, ये लिम्ब कहलाती है। तो एक ही लिम्ब पर हमने बाउंड किया वायर को, तो ये कॉमन लिम्ब पर बाउंड किया। यदि हम सेपरेट लिम्ब्स पर बाउंड कर दें, ठीक है, सेपरेट लिम्ब्स पर बाउंड करें तो दूसरे टाइप का ट्रांसफार्मर बन जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे मैंने एक आयरन कोर लिया, ये आयरन कोर लिया, ठीक है, ये आयरन कोर लिया बेटा। अब इसमें जो मैं स्लॉट कट कर रहा हूँ वो इस तरीके से कट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये पूरा मैंने स्लॉट कट कर दिया, ठीक है, इतना स्लॉट कट कर दिया, ठीक है। और ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका आयरन कोर, ठीक है। बाकी मैंने स्लॉट कट कर दिया और इसको इस तरीके से शेड कर दो, अच्छा डायग्राम बने। भाई जितना अच्छा डायग्राम बनेगा एग्जाम में मार्क्स उतने ही अच्छे मिलेंगे। फिजिक्स में आप ध्यान दीजिएगा कि डायग्राम को हमेशा एक तो पेंसिल से ड्रॉ करो और दूसरा डायग्राम को बड़ा क्लियर बनाना है, नीट एंड क्लियर बनाना है, क्योंकि डायग्राम से काफ़ी कुछ फिजिक्स समझ में आ जाता है। तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, वो डायग्राम से ही काफ़ी कुछ निर्णय कर लेता है कि आपने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि डायग्राम जितना सुंदर होगा उतने ही सुंदर आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। तो डायग्राम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। आप डायग्राम्स को हल्के में मत लिया करो बेटा। चलिए इस तरीके से इसकी शेडिंग कर लो। आप मेरे से भी बेटर डायग्राम बना सकते हैं, मेरा तो बहुत ही ख़राब सा ड्राइंग है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी शेडिंग कर लीजिए, ये शेडिंग कर लिए। और शेडिंग बीच में हमने क्या कर दिया बेटा, इसमें स्लॉट कट कर दिया, ठीक है। अब वही कॉपर वायर लीजिए, क्या लीजिए? कॉपर वायर लीजिए। कॉपर वायर, ये वही आयरन कोर है। अब ऐसे ही एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रख देंगे, दूसरे के ऊपर तीसरा, पाइल ऑफ प्लेट्स बना लेंगे और डिफरेंट प्लेट्स के बीच में क्या रख देंगे? कार्डबोर्ड रख देंगे, जिससे कि एक प्लेट का एडी करंट दूसरी प्लेट के साथ ज्वाइन नहीं हो पाए। तो इसमें भी पाइल ऑफ प्लेट्स बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एक इंसुलेटेड कॉपर वायर लेते हैं और उसको यहाँ पर बाउंड कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से बाउंड कर दिया। तो ये प्राइमरी कॉइल बन गई। क्या बन गई? ये प्राइमरी कॉइल बन गई, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए NP है और इसको आप नाम क्या दे रहे हो? प्राइमरी या प्राइमरी कॉइल या इनपुट कॉइल, कुछ भी कह सकते हो। ऐसे ही फिर आप सेकेंडरी कॉइल बना लो। सेकेंडरी कॉइल बनाने के लिए इंसुलेटेड कॉपर वायर को आप इस लिम्ब पर बाउंड करो, इस लिम्ब पर बाउंड करो। अब मैं मान लीजिए सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से ज़्यादा रख रहा हूँ, तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर तैयार हो गया? ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तैयार हो गया। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम रखता और इसमें ज़्यादा होते तो ये स्टेप डाउन बनता। अभी ये कौन सा बन गया? स्टेप अप बन गया। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स NS मान लेते हैं, इसको हम सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी कॉइल या सेकेंडरी कह दो। तो एक तरीका ये है ट्रांसफॉर्मर को बनाने का, ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? NP। और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? NS, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अब इसके प्रिंसिपल पर बात करेंगे और इसकी वर्किंग की बात करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो वर्किंग देखिए कैसे करेगा वर्क। किसी भी एक को ले लीजिए, मान लीजिए यही वाला ट्रांसफॉर्मर ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, इस प्राइमरी कॉइल को अटैच करूंगा एक सोर्स ऑफ एनर्जी से, सोर्स ऑफ एनर्जी से अटैच करूंगा इसको। तो सोर्स ऑफ एनर्जी से जैसे ही इस, यानी यहाँ पर एक बैटरी जोड़ूंगा या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो यहाँ जोड़ूंगा, तो उससे इस कॉइल में क्या फ्लो हो जाएगा बेटा? करंट फ्लो हो जाएगा। जब इस प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा तो इसके पास में रखी हुई ये जो दूसरी सेकेंडरी कॉइल है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, क्योंकि इसमें जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक हो जाएगा। जब फर्स्ट यानी प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू में चेंज आएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल विल चेंज एंड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंड्यूस करंट और EMF। इट विल बी इंड्यूस्ड इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द चेंज इन करंट। तो इसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये आप कहानी जानते हो, क्लियर है। क्यों इंड्यूस हुआ? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण इंड्यूस हुआ, क्योंकि पहले में आप चेंज कर रहे हो तो दूसरे में फ्लक्स में चेंज आ रहा है। यदि आप बैटरी को इधर जोड़ने के बजाय इधर जोड़ोगे, जहां से इनपुट दे रहे हो वो इनपुट कॉइल कहलाएगा, जहां से आउटपुट ले रहे हो वो आउटपुट कॉइल कहलाएगा, ठीक है। मैंने लेफ्ट साइड को इनपुट कॉइल लिया है, कन्वीनियंस के लिए हम ऐसा ही मानेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। कैसे करेगा? प्राइमरी कॉइल को हम बैटरी से जोड़ेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी से जोड़ेंगे, तो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होगा। मान लेता हूं प्राइमरी कॉइल में करंट IP फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब यदि ज्यादा वोल्टेज आप अप्लाई करोगे प्राइमरी कॉइल पर तो करंट इसमें कम फ्लो होगा, और कम वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट
हाई फ्लो होगा, यानी वोल्टेज और करंट जो है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं यहाँ पर। अब जितना करंट में चेंज आएगा प्राइमरी कॉइल में, वो चेंज सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को बदल देगा, और बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और वो ईएमएफ इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स में चेंज को अपोज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। यही मैंने बातें आगे लिख दी हैं बेटा। देखिए, व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जब एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया जाता है प्राइमरी पर, ठीक है, यानी बैटरी जब जोड़ी जाती है प्राइमरी कॉइल से यानी इनपुट कॉइल से, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट और फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा या जो फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, उसके कारण जो सेकेंडरी कॉइल है उससे फ्लक्स जो लिंक होगा उसमें चेंज आएगा। फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल विल चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। यही बात मैंने बोली थी आपको, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ विच इज इंड्यूसिंग इन सेकेंडरी कॉइल, वो डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा कितना नहीं होगा। वो डिपेंड करेगा कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, यानी ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं कि फाई जो है फ्लक्स है इन ईच टर्न इन द कोर एट टाइम टी। ठीक है, किसी कोर जो आयरन कोर है उसमें किसी समय टी पर जो फ्लक्स लिंक है किसी टर्न के साथ, प्रत्येक एक टर्न के साथ कितना फ्लक्स लिंक है, फाई। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, यदि एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो एन इंटू फाई हो जाएगा। अब प्राइमरी कॉइल में यदि हम बात कर रहे हैं तो प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज ईपी हमने अप्लाई किया। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में चलते हैं, यहाँ पर हमने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, मान लीजिए प्राइमरी में जो वोल्टेज आप इन दोनों एंड्स के बीच में अप्लाई कर रहे हो वो मान लीजिए ईपी है, ईपी, और यहाँ पर जो वोल्टेज आपको मिल रहा है वो ईएस है। तो ईपी क्या हो गया बेटा, ईपी हो गया वोल्टेज और ईएमएफ भी कह सकते हो आप, हैं, अप्लाइड टू इनपुट। और प्राइमरी कॉइल में या इनपुट कॉइल में जो वोल्टेज अप्लाई किया है वो ये हो गया ईपी। और ईएस क्या होगा, वोल्टेज और ईएमएफ है अक्रॉस, किसके अक्रॉस, सेकेंडरी जिसको और क्या कह सकते हो आप, और आउटपुट कॉइल। ठीक है, और आईपी क्या है, आईपी इज द करंट, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी, आईपी प्राइमरी से फ्लो होने वाला करंट है। और आईएस क्या होगा, आईएस यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंडरी कॉइल में क्या मिलेगा, आईएस मिलेगा। तो आईएस क्या है, नाम से एस का मतलब सेकेंडरी, यानी करंट फ्लोइंग थ्रू सेकेंडरी, ये आईएस हो गया। क्या हो गया, ये आईएस हो गया। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि 5 फ्लक्स लिंक है, ठीक है, और ईपी वोल्टेज आपने अप्लाई किया, कहाँ पर, प्राइमरी कॉइल पर। ये देखिए प्राइमरी कॉइल पर आपने कितना वोल्टेज अप्लाई किया, ईपी वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्न्स कितने प्राइमरी में, एनपी हैं। तो जो ईएस यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी में, वो किसके बराबर हो जाएगा, सेकेंडरी में जो ईएमएफ होगा बेटा, तो जो सेकेंडरी का जो ईएमएफ होगा ईएस, वो कितना हो जाएगा, माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी। सर कहाँ से आ गया ये, अब आप कंफ्यूज में मत आना, कंफ्यूजन में बिल्कुल आने की ज़रूरत नहीं है। माइकल फेराडे ने कहा था अपने ईएमआई में, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कि ईएमएफ जो भी इंड्यूस होता है वो माइनस डी फाई अपॉन डी टी के बराबर होता है। और टोटल फ्लक्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी होता है टोटल ईएमएफ। तो स्मॉल ई को मैंने कैपिटल ई लिख दिया, एस मतलब सेकेंडरी के लिए, और यहाँ माइनस की जगह माइनस, और एन की जगह सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स आ गए, और फाई फ्लक्स में चेंज कितना है, डी फाई अपॉन डी टी। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। एंड ईपी कितना होगा, ईपी हो जाएगा माइनस, ये एनपी हो जाएगा, बस इतना चेंज आएगा, डी फाई अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 2 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी हैव, क्या आ जाएगा, ई एस अपॉन ई पी, यही आएगा ना।
तो माइनस एन एस डी फाई अपॉन डी टी डिवाइडेड बाय माइनस एन पी डी फाई अपॉन डी टी, यही आएगा। अब देखो डी फाई अपॉन डी टी से डी फाई अपॉन डी टी कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाएगा, ई एस माइनस से माइनस भी कैंसिल हो रहा है, तो ई एस अपॉन ई पी बराबर आ गया किसके, ई एस अपॉन ई पी किसके बराबर आ गया बेटा, एन एस अपॉन एन पी के बराबर आ गया। तो ये एक रिलेशन आ गया, रेशो ऑफ वोल्टेज इन सेकेंडरी टू द वोल्टेज इन प्राइमरी। प्राइमरी और सेकेंडरी और प्राइमरी में जो वोल्टेज का रेशो है वो आ गया। अब यहाँ से आप चाहें तो सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा सेकेंडरी का वोल्टेज, भाई एन एस अपॉन एन पी इंटू ई पी आ जाएगा। यदि आपको प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज पता है ना बेटा, इनपुट कॉइल का वोल्टेज पता है ई पी, तो आप सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स आपको यदि पता है तो। और यदि इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले, इसको 3 मान लो, ठीक है, और इसको 4 मान लेता हूँ। अब ऐसे ही देयरफॉर ईपी यदि चाहिए यहाँ से तो ईपी निकाल लें। ईपी क्या आ जाएगा, एन पी अपॉन एन एस इंटू ई एस आ जाएगा, ये ईपी आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से हम किसी भी कॉइल से लिंक्ड वोल्टेज निकाल सकते हैं, चाहे प्राइमरी का वोल्टेज आपको निकालना हो चाहे सेकेंडरी का वोल्टेज निकालना हो। आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन हो और एक कॉइल का वोल्टेज गिवन है, दोनों कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो सेकंड कॉइल में जो है आप वोल्टेज निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए यदि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, यदि ये बात करता हूँ, तो यदि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी से, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है प्राइमरी से, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, ई एस का वैल्यू ज्यादा आएगा ई पी से। भाई एन एस अपॉन एन पी ज्यादा होगा, एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, तो एन एस अपॉन एन पी क्या हो जाएगा, एन एस अपॉन एन पी ग्रेटर देन 1 होगा, तो ई एस अपॉन ई पी भी ग्रेटर देन 1 होगा, यानी ई एस विल बी ग्रेटर देन ई पी। तो इस केस में जो ट्रांसफार्मर होगा वो क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा। भाई सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है और प्राइमरी का वोल्टेज कम है, तो इस केस में जो ट्रांसफार्मर होगा वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, अब यदि दूसरा केस लेता हूं, दूसरा केस लू मैं, यदि एन एस का वैल्यू, इफ एन एस इज लेस देन एन पी, यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी से, यानी एन एस अपॉन एन पी लेस देन है 1 से, तो उस केस में ई एस का वैल्यू कम हो जाएगा किससे, ईपी से, ईपी से कम हो जाएगा ई एस का वैल्यू। और जब ई एस का वैल्यू कम होगा ईपी से, तो इस केस में वोल्टेज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो उस केस में ट्रांसफार्मर कैसा बनेगा बेटा, जो रिड्यूस करता है वोल्टेज को, डिक्रीज करता है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ये जो रेशो आ रहा है ना बेटा, एन एस अपॉन एन पी, इसको एक नाम देते हैं, और इसका नाम है, इस रेशो का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। एन एस अपॉन एन पी को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए लिखते हैं एन एस अपॉन एन पी, एन एस अपॉन एन पी, जिसको हम के कह सकते हैं, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहते हैं बेटा, ध्यान रखना। तो यदि मैं कहता हूं के ग्रेटर देन 1, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो ग्रेटर देन 1 है, तो डेफिनेटली एन एस अपॉन एन पी विल बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि एन एस ग्रेटर देन एन पी, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ई एस ग्रेटर देन ई पी। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यानी के का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1 से ज्यादा होता है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ध्यान रखिएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशो 1 से ज्यादा होता है। और यदि मैं बात करता हूं के लेस देन 1 की, तो के लेस देन 1 में एन एस अपॉन एन पी, के का मतलब एन एस अपॉन एन पी, ये लेस देन 1 होगा, तो यहाँ से एन एस का वैल्यू कम आ जाएगा एन पी से, तो यहाँ से ई एस का वैल्यू कम आ जाएगा किससे, ई पी से। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हुआ। कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हुआ। ठीक है, क्लियर है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की बात हो गई। ये किसकी बात होगी, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो की बात होगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँ कि इफ
if the transformer is assumed to be 100% efficient. If the transformer is assumed to be 100% efficient, यदि ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है, ठीक है, यानी कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस, तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाएगा? दैट इज हम बात कर रहे हैं किसकी? एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा? आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हालांकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर बनाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एडी करंट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं, जैसे हीटिंग इफेक्ट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं ट्रांसफॉर्मर में जो एनर्जी लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, आगे हम जानेंगे। तो यदि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर हम अज्यूम कर लें जो 100% एफिशिएंट हो, यानी जिसमें कोई एनर्जी लॉस ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के केस में तो जितनी इनपुट पावर होगी, इनपुट पावर जो होगी वही आउटपुट पावर होगी। वही किसके बराबर होगी? आउटपुट पावर। इनपुट और आउटपुट पावर दोनों बराबर होंगी आइडियल ट्रांसफॉर्मर में। अब पावर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो इनपुट पावर की बात करें तो इनपुट का वोल्टेज इंटू इनपुट का करंट इज इक्वल टू आउटपुट पावर की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज इंटू आउटपुट करंट, ठीक है। ये आउटपुट का मतलब सेकेंडरी और इनपुट का मतलब प्राइमरी। तो यहाँ से यदि आप निकालें ई एस अपॉन ई पी की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगी बेटा? ई एस अपॉन ई पी आई पी अपॉन आई एस के बराबर आ जाएगा, आई पी अपॉन आई एस के बराबर आ जाएगा। एक तो ये बात, और दूसरी ऑलरेडी हम जानते हैं कि ई एस अपॉन ई पी हमने किसके बराबर पढ़ा हुआ है? एन एस अपॉन एन पी के बराबर पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों इक्वेशन से यदि मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? ई एस अपॉन ई पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस, ऐसा लिख सकता हूँ। ये रिलेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। ये रिलेशन लिखा जा सकता है। यानी मैं कह सकता हूँ कि यदि सेकेंडरी में आपको करंट पता करना है, सेकेंडरी कॉइल में करंट पता करना है, तो आप क्या करेंगे? एन पी अपॉन एन एस इंटू आई पी करेंगे। यहाँ से इन दोनों से है या नहीं? इन दोनों से निकाल लो आप, नंबर ऑफ टर्न्स की टर्म में निकालना है तो एक रिलेशन ये आ जाएगा। एंड यदि आप प्राइमरी कॉइल में करंट पता करना चाहते हैं तो एन एस अपॉन एन पी इंटू आई एस आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू आपको दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि एन एस अपॉन एन पी को हम के कहें तो आई पी की वैल्यू क्या आ गई? एन एस अपॉन एन पी क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है, तो ये आई एस आ जाएगा। तो आई पी तो के टाइम्स हो गया आई एस का, और यदि आई एस की वैल्यू पता करूँ तो 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगा प्राइमरी का इनपुट करंट का, है या नहीं? और देखिए, यदि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की आप बात कर रहे हो, फोर स्टेप अप के लिए के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। स्टेप अप के लिए क्या होता है? के का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो के का वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगा तो डेफिनेटली किसका वैल्यू किससे ज़्यादा होगा? ई एस का वैल्यू ई पी से ज़्यादा होगा। और ई एस का वैल्यू ई पी से ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा? कि प्राइमरी में करंट कम होगा और सेकेंडरी में ज़्यादा होगा। तो जिसमें वोल्टेज ज़्यादा होता है उसमें करंट कम होता है, ठीक है। ई एस ग्रेटर देन ई पी लिखा तो ये उल्टा लिख दिया मैंने, आई एस लेस देन होगा आई पी से। तो देखिए, जिसमें वोल्टेज ज्यादा होता है बेटा उसमें करंट कम होता है, जिसमें वोल्टेज कम होता है उसमें करंट ज्यादा होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। सेकेंडरी करंट इज वीकर व्हेन सेकेंडरी वोल्टेज इज हायर, ठीक है। यहाँ लिख सकते हो दैट इज, ये बातें लिख लेना, ध्यान रहना चाहिए। दैट इज सेकेंडरी करंट इज वीकर, ठीक है, कम है। कब? व्हेन सेकेंडरी वोल्टेज इज हायर, जब सेकेंडरी वोल्टेज हायर है तो सेकेंडरी करंट कम है। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ? वाट एवर वी गेन इन वोल्टेज, हम वोल्टेज जितना
इंक्रीज कर पाते हैं, वाट एवर वी गेन इन वोल्टेज, हम वोल्टेज को जितना बढ़ा पाते हैं, ठीक है, वी लूज इन करंट, उतना ही हम करंट को कम पाते हैं। यानी जितना हम वोल्टेज को बढ़ा पाते हैं उतना ही करंट कम हो जाता है इन द सेम रेशो, सेम रेशो में करंट कम हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। स्टेप डाउन की बात करूं, ये तो स्टेप अप की बात हुई। फॉर स्टेप डाउन की यदि मैं बात करता हूं, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की बात करें, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की, तो स्टेप डाउन के लिए तो k लेस देन 1 होता है। ठीक है, और k लेस देन 1 होने का मतलब हो गया कि ES लेस देन EP है, और इसका मतलब हो गया कि IS ग्रेटर देन है IP से। ठीक है, IS ग्रेटर देन है IP से। ठीक है, तो उल्टा हो गया पहले वाले का। अब देखिए कई बार आपसे पावर पूछ लेता है, पावर पूछता है कई बार, पावर ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, पावर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ये पूछता है बेटा कितना एफिशिएंट है आपका ट्रांसफॉर्मर, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर ये पूछ लेता है कई बार। तो ये भी ध्यान रखो, इसका फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ। इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। नीटा इज द सिंबल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और ये नीटा जो है बेटा, ये एन नहीं है, नीटा है, एक इसकी लैग बड़ी है, देखिए नीटा, ये होता है आउटपुट पावर, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इनटू 100, ये होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, आउटपुट पावर का मतलब ES इंटू IS अपॉन इनपुट पावर का मतलब EP इंटू IP, और ये 100, यानी ये पावर गेन कहलाता है। आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशो क्या कहलाता है, पावर गेन कहलाता है। तो ये एफिशिएंसी आपको दे देगा, परसेंटेज में आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। तो देखिए जो ये आउटपुट पावर है बेटा, मैंने अभी जो बताया, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, इनपुट पावर, इसे हम एक दूसरा नाम और देते हैं पावर गेन। क्या कहते हैं इसको, पावर गेन। ठीक है, यानी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इसको हम लिख सकते हैं पावर गेन मल्टीप्लाइड विद 100। ये परसेंटेज में एफिशिएंसी दे देगा आपको ट्रांसफॉर्मर की। किसकी एफिशिएंसी पता लग जाएगी, ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मर की थ्योरी हो गई बेटा। कब स्टेप अप होगा, कब स्टेप डाउन होगा, ट्रांसफॉर्मर की पावर क्या होगी, एफिशिएंसी क्या होगी, ये सब बातें हमने की। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लॉसेज हैं जो ट्रांसफॉर्मर में होते हैं। क्यों एक ट्रांसफॉर्मर जो है आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं हो सकता, इसका मतलब उसमें लॉसेज होते हैं। देखिए सबसे पहला तो लॉस है कॉपर लॉस। ये कहाँ से आ गया सर, देखिए ट्रांसफॉर्मर में जो बाइंडिंग्स है ना, जो बाइंडिंग्स मैंने बताई, ये जो बाइंडिंग्स मैंने बताई थी आपको, ये जो कॉइल्स बनाई हैं, ये किसकी बनी हुई है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, कॉपर वायर से। तो कॉपर का इसमें यूज हो रहा है, तो इसलिए कॉपर लॉसेज होंगे। क्यों होंगे कॉपर लॉसेज, क्योंकि कॉपर का कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा। कॉपर का क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस होता है, और कॉपर का जब रेजिस्टेंस होगा तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, और जब हीट प्रोड्यूस होगी कॉपर में तो क्या होगा, जूल हीटिंग इफेक्ट से एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या है, एनर्जी लॉस है इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द कॉपर वायर्स और कॉइल्स ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। दिस इज ड्यू टू जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग वायर। ठीक है, क्योंकि कॉपर वायर का भी अपना एक रेजिस्टेंस है, तो उससे हीट निकलेगी और हीट की फॉर्म में, हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। दूसरा लॉस है आयरन लॉस। ये आयरन लॉस कहाँ से आया, अब देखो इस ट्रांसफॉर्मर में ये जो कोर है ये किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है। तो आयरन लॉसेज भी होंगे, क्योंकि आयरन का भी अपना रेजिस्टेंस होता है। आयरन में भी एनर्जी लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में ही एनर्जी लॉस होगा आयरन में भी, क्योंकि आयरन कोर का भी अपना एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, जिसमें जूल हीटिंग इफेक्ट से हीट प्रोड्यूस होगा। या फिर दूसरी बात कहें कि आयरन जो कोर है, आयरन कोर में एडी करंट्स डेवलप होंगे। क्या डेवलप होंगे, एडी करंट्स डेवलप होंगे, और वो एडी करंट्स जो है
क्या कर देंगे, उस आयरन की सरफेस को गर्म कर देंगे और उससे फिर गर्म होकर के हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का लॉस होगा। और इसे कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे कि मैंने बताया आयरन लॉसेज को कम करने के लिए देखिए स्लॉट्स कट कर दिए जिनको हम एडी लॉसेज भी कह रहे हैं। और दूसरा हम प्लेट्स को क्या कर देते हैं, लेमिनेट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तीसरा हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेट्स को जब एक के ऊपर एक रखते हैं तो बीच में एक कार्डबोर्ड लगा देते हैं जिससे कि एक प्लेट का एडी करंट दूसरी प्लेट के एडी करंट से ज्वाइन ना हो पाए। तो इसमें आयरन लॉसेज एडी करंट्स की वजह से है। तीसरा है रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग्स। भाई सीधी सी बात है, जो ये बाइंडिंग्स है ना, ये जो बाइंडिंग्स हैं, कॉपर बाइंडिंग्स जो हैं, कॉपर की जो कॉइल्स आपने बनाई हैं, इन बाइंडिंग्स का भी अपना एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो वायर आपको आप यूज कर रहे हो बाइंडिंग्स के लिए, उनका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, तो एनर्जी लॉस हो जाएगा बिकॉज ऑफ जूल सीटिंग इफेक्ट। कितना एनर्जी लॉस, I²RT। हाई करंट होगा तो लो वोल्टेज होगा, हाई करंट होगा लो वोल्टेज होगा, और ये मिनिमाइज होगा। कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है कि जो कॉपर वायर है ना उसको मोटा ले लीजिए, पतले कॉपर वायर की जगह मोटा कॉपर वायर लीजिए, थिक कॉपर वायर लीजिए, क्योंकि थिक कॉपर वायर का जो रेजिस्टेंस है कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है, थिन वायर के कंपैरिजन में, तो उसमें एनर्जी लॉस कम हो जाएंगे। तो थिक वायर लेने से हम इसको कम कर सकते हैं, किसको, रेजिस्टेंस ऑफ द बाइंडिंग्स को। चौथा लॉस है हिस्ट्रेसिस लॉस। बेटा ये शब्द जो है हमें इस चैप्टर नंबर 5 में सीखने को मिलता, लेकिन वो इस साल जो है सिलेबस से हटा दिया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। हिस्ट्रेसिस लॉस है कि मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, दो शब्द है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। जब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर देखिए इस ट्रांसफार्मर में कर क्या रहे हैं, इसको वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। वोल्टेज सप्लाई देने से इसमें करंट फ्लो होगा, और जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसके नेबरहुड में या इस खुद कॉइल के अंदर, इसी कॉइल के अंदर या इसके पास में रखी हुई दूसरे कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ये हो गया मैग्नेटाइजेशन। जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएंगी तो वो मैग्नेटाइजेशन। फिर हम करंट को या सप्लाई को जैसे ही ऑफ करेंगे तो करंट डिक्रीज होगा, और उस केस में फिर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके चारों तरफ वो कम होने लगेगा, यानी ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को छोड़ेगा। उसे हम कहते हैं डीमैग्नेटाइजेशन। और बार बार ये काम होता है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो रिपीटेडली बार बार जब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन होगा तो उससे भी लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, पांचवा है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीक हो जाता है कि भाई जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक है ना, सेम फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं हो सकता। किसकी वजह से, कहीं ट्रांसफार्मर का जो डिजाइन है वो ठीक नहीं है, पुअर डिजाइन की वजह से हो सकता है, या जो एयर गैप्स हैं उनकी वजह से हो सकता है। किन के बीच एयर गैप्स, कि एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखा है तो जो एयर गैप आ जाता है उसकी वजह से ऐसा होता है, फ्लक्स लीक हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय बाइंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑन वन ओवर अदर। एक के ऊपर एक दूसरी कॉइल को, प्राइमरी कॉइल के ऊपर सेकेंडरी कॉइल को बाउंड कर दीजिए तो फ्लक्स लीकेज काफी कम हो जाता है। तो फ्लक्स लीकेज होता है, पुअर डिजाइन आपने की है, बाइंडिंग यदि प्रॉपर नहीं हुई है, एयर गैप ये वहां पर रह गया है, यानी एयर गैप रह जाएगा, तो उस केस में जो प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है, इनपुट कॉइल का फ्लक्स है, वो पूरी तरह सेकेंडरी के साथ लिंक नहीं होगा, और उस केस में फ्लक्स लीकेज हो जाएगा। लास्ट जो टर्म है वो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, बेटा आप जब भी ट्रांसफार्मर के पास गए होंगे तो आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर एक जो है भिन भिनाने जैसी आवाज करता रहता है, हमिंग नॉइज जिससे कहते हैं, जैसे मधुमक्खी हमिंग नॉइज करती है ना, वैसी आवाज आती रहती है। ठीक है, तो वो आवाज क्यों आती है, क्योंकि जब कॉइल में ये जो हमिंग नॉइज आती है बेटा, जब इस कॉइल में करंट फ्लो करोगे तो इस कॉइल की लेंथ और इसकी ब्रेड्थ, जो एरिया है ना, उसमें चेंज आता है। बार बार इसकी लेंथ और एरिया में चेंज आने की वजह से जो है इसमें नॉइज प्रोड्यूस होती है, उसे हम हमिंग नॉइज कहते हैं। तो हमिंग नॉइज को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन यानी हमिंग नॉइज की वजह से भी लॉसेज होते हैं। हालांकि इस हमिंग नॉइज को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में जो है ऑयल डालते हैं, ऑयल की वजह से जो है काफ़ी कुछ लॉसेज को हम मिनिमाइज कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो लॉसेज हैं उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो ये सारे लॉसेज हैं जो आपको पता होने चाहिए ट्रांसफार्मर के केस में। अब देखिए क्या क्या यूजेज हो सकते हैं ट्रांसफार्मर के, वो भी थोड़ा सा जान लें। नंबर 1, जो वोल्टेज रेगुलेशन हम करते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, जैसे टेलीविजन को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देनी है, कंप्यूटर को, एसी को, रेफ्रिजरेटर को,
या जो आपका मोबाइल है, जिस चार्जर की हेल्प से आप करते हो उसको चार्ज, तो मोबाइल को तो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देनी है, और जो सप्लाई आ रही है आपके घर में वो एसी है। अब एसी को आप डीसी में बदलेंगे, तो डीसी में बदलने के लिए चार्जर की हेल्प लेते हैं। जो चार्जर होता है ना, उसके अंदर एक ट्रांसफॉर्मर होता है। तो आपका कोई चार्जर खराब पड़ा हो, यूज में नहीं आ रहा हो, तो उसको आप अंदर से देख सकते हैं, उसमें एक ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है। तो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए टीवी में, कंप्यूटर में, एसी में, रेफ्रिजरेटर में, मोबाइल चार्जर्स में इनका यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर का। रेडियो रिसीवर्स में हम इनका यूज करते हैं, टेलीफोन्स में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर्स में यूज करते हैं। इंडक्शन फर्नेस एक हमने एडी करंट वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जब किसी मेटल को मेल्ट करना होता है, एलॉय बनाना होता है, तो हम इंडक्शन फर्नेस का यूज करते हैं। तो इंडक्शन फर्नेस में हम बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं, तो वहां भी इसका यूज है। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज होता है एक लार्ज करंट जब आपको चाहिए, किस केस में, जब वेल्डिंग कर रहे हो आप। तो वेल्डिंग मशीन जो होती है, वेल्डिंग मशीन आपने देखी होगी आजकल, तो पहले पुरानी वाली जो वेल्डिंग मशीन है तो उसमें तो क्लियर ट्रांसफॉर्मर दिखाई देता है। तो उसमें जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है। वो क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन करेगा। वोल्टेज जब डाउन होगा, आउटपुट वोल्टेज, तो करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और करंट ज्यादा बढ़ने से वेल्डिंग पर्पज में हम उसका यूज कर सकेंगे। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज। एक्सरेज के प्रोडक्शन के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का यूज करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि जो ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर्स, है ना, हमारे घरों तक जो बिजली पहुंच रही है, कहाँ से, जनरेटिंग स्टेशन से, वो भी ट्रांसफॉर्मर के जरिए पहुंच रही है। देखिए बेटा क्या प्रोसेस होता है। ये है आपका जनरेटिंग स्टेशन। ये क्या है, जनरेटिंग स्टेशन। ये ब्लॉक डायग्राम एक बार पूछ भी लिया गया था कि ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जनरेटिंग स्टेशन है आपका, जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन पर आप वोल्टेज प्रोड्यूस किए, ठीक है। जनरेटिंग स्टेशन पर जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ वो काफ़ी लो वोल्टेज होता है, उतना ज़्यादा वोल्टेज नहीं होता, ठीक है। तो उस वोल्टेज को यदि आप डेस्टिनेशन पर भेजोगे तो डेस्टिनेशन पर बहुत कुछ नहीं पहुंच पाएगा। तो जो वोल्टेज आप जनरेटिंग स्टेशन पर, जो ट्रांसफॉर्मर हम रखते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जनरेटिंग स्टेशन पर, जो भी आपने जनरेटर से बिजली पैदा की, वो जो वोल्टेज है लगभग 6600 वोल्ट होता है। इतने कम वोल्टेज को हम जो है डेस्टिनेशन पर भेजेंगे तो डेस्टिनेशन पर कुछ नहीं पहुंचेगा। तो पहले इसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को दिया जाता है, और वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इसको हाई वोल्टेज में, यानी 1,32,000 वोल्ट, इस ऑर्डर के वोल्टेज में बदल देता है, बढ़ा देता है वोल्टेज को। फिर इस वोल्टेज को हम पावर स्टेशन को भेजते हैं, जो डिफरेंट एरियाज में बने रहते हैं। एरिया सब स्टेशन जिनको हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एरिया सब स्टेशन, एरिया सब स्टेशन, ठीक है। आपके इलाके में भी होगा एक सब स्टेशन जिसको आप बिजली घर कहते हो, ठीक है। तो वहां पर जो ट्रांसफॉर्मर्स रखे हुए आपने देखे होंगे वो स्टेप डाउन होता है बेटा। कितने, कौन से होते हैं, स्टेप डाउन, क्योंकि 1,32,000 से तो जो है बल्ब नहीं जला सकते ना, उसको कम करना पड़ेगा। लेकिन डोमेस्टिक सप्लाई में भेजेंगे तो इससे निकलने वाला जो वोल्टेज है वो 11,000 होता है। कितना होता है, 11,000 वोल्ट। फिर इस 11,000 से भी तो बल्ब आप नहीं जला सकते ना। फिर आपने देखा होगा घरों के बाहर, कॉलोनी के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर और लगा रहता है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, कंज्यूमर सब स्टेशन। तो कंज्यूमर सब स्टेशन पे भी एक ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है, यानी घरों के बाहर एक जो ट्रांसफॉर्मर लगा रहता है वो भी कौन सा होता है, स्टेप डाउन होता है। तो ये इस वोल्टेज को और रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करके कितना बना देगा, 220 वोल्ट बना देगा। अब इस 220 वोल्ट को हम घरों में सप्लाई दे देते हैं, पंखे चलते हैं, बिजली चलती है ना, पंखे चलते हैं, एसी चल जाता है, फ्रिज चल जाता है, बल्ब जल जाते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो बेटे आज हमने इस लेक्चर में बात की ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर कितने टाइप का होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वर्किंग क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, ये हमने जाना, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं, ट्रांसफॉर्मर का क्या क्या यूजेज हो सकते हैं, इनके बारे में बात की। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा और डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट हो गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए अब इससे आगे के लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।